हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास के दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर से संबंधित जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं एग्जाम के व्यू पॉइंट से, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में एक भी इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि महाजनपद किसे कहते हैं। कि महाजनपद से समझने से पहले मैं आपको जनपद बताया था कि जनपद किसको कहते हैं। तो जनपद प्यारे बच्चों, जहां लोग अपना पांव रखते हैं और वहां बस जाते हैं तो उसे हम लोग जनपद कहे हैं। और वही लोग जब बहुत बड़े क्षेत्र में जब फैल जाते हैं तो उन्हें हम लोग महाजनपद कहते हैं। मैंने आपको नोट्स वाले क्लास में बताया था, समझाया था। आपने नोट्स वाले क्लास को अगर नहीं देखा होगा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के नोट्स वाले क्लास देख सकते हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझने में ज्यादा आसानी हो। प्यारे बच्चों, मैं आपको चैप्टर वाइज हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे से जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें प्यारे बच्चों। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, उत्तर वैदिक काल में जिन क्षेत्रीय राज्यों की उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं प्रभुत्व संपन्न राज्यों को महाजनपद कहा गया। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखना है। प्यारे बच्चों, मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखना है। तो हमने जब नोट्स वाला क्लास किया था तो पढ़ा था प्यारे बच्चों कि मगध साम्राज्य क्या है। मगध साम्राज्य के बारे में, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं कि मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखना है। तो मगध एक बहुत प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें दक्षिणी बिहार के वर्तमान पटना तथा गया जिला सम्मिलित थे। 6ठी तथा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच यह काल में महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन गया था। मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था प्यारे बच्चों। तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे, तो आपको लिख देना है कि मगध बहुत प्राचीन शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें दक्षिण बिहार के वर्तमान पटना गया सम्मिलित थे। 6ठी तथा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल में यह महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन गया था और मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि मगध साम्राज्य कैसे शक्तिशाली बना। यानी कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण क्या क्या थे प्यारे बच्चों। तो ये सब मैंने आपको नोट्स वाले क्लास में बताया था कि मगध कैसे शक्तिशाली बना। तो चलिए देखते हैं कि मगध कैसे शक्तिशाली बना। तो मगध के अधिक शक्तिशाली होने के प्यारे बच्चों विशेष कारण थे कि इसकी पहला तो ये कारण है कि इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर थी। राजगीर के इर्द गिर्द पहाड़ियां थी जो इसे प्राकृतिक रूप से रक्षा करती थी। और मगध की जो मिट्टी थी प्यारे बच्चों, यहाँ की भूमि थी वो काफी उपजाऊ थी। और मगध था प्यारे बच्चों, वो गंगा और सोन नदी में नौकाओं द्वारा यातायात की सुविधा भी थी। मगध को ये समृद्ध बनाने का कारण था, जिसके कारण व्यापार में वृद्धि हुई। यानी कि गंगा और सोन नदी में प्यारे बच्चों नौकाओं द्वारा यातायात होता था। नाव के द्वारा यातायात यानी कि आने जाने का काम होता था, जिससे पुराने जमाने में व्यापार हुआ करते थे प्यारे बच्चों। तो ये एक कारण है मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का। चौथा कारण है कि मगध साम्राज्य के क्षेत्र में प्यारे बच्चों की लोहा की खानें बहुत थी, जहां से कृषि यंत्र बनाए गए। हथियार बनाने के लिए लोहा आसानी से उपलब्ध होता था प्यारे बच्चों। उसके बाद है प्राचीन बौद्ध तथा जैन विद्वानों ने इस महाजनपद के शक्तिशाली होने का कारण कुछ लोगों को बताया, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद। कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने अपने मंत्रियों के सहयोग से साम्राज्यवादी नीति को लागू किया
और मगध को क्या बनाया, शक्तिशाली बनाया। तो ये सब कारण थे प्यारे बच्चों मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का। चलिए अब प्रश्न चौथा देखते हैं कि 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि धम्म शब्द का क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों धम्म जो है ना वो अशोक के द्वारा चलाया गया था। अशोक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों कि अशोक जो है वो मौर्य वंश का तीसरा शासक था। उसने जब कलिंग युद्ध जीत लिया तो उसको युद्ध से नफरत होने लगा और नफरत होने के बाद प्यारे बच्चों उसने धम्म का शुरुआत किया। तो चलिए देखते हैं धम्म के बारे में कि धम्म का मतलब क्या होता है। तो धम्म सामाजिक व्यवहार के उन नियम को कहते हैं जो नैतिकता पर आधारित होते हैं, जैसे कि बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना आदि। कलिंग के विजय के बाद अशोक ने ऐसे ही धम्म का प्रचार किया प्यारे बच्चों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक धम्म से आप क्या समझते हैं। अशोक धम्म से आप क्या समझते हैं। तो अशोक धम्म जो है वो अशोक के द्वारा चलाया गया है। अशोक धम्म आज भी महत्वपूर्ण है। अशोक का धम्म भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महत्वपूर्ण है। अशोक धम्म में अशोक बताते हैं कि प्राणियों की हत्या न करे, माता पिता की सेवा करे, वृद्धों की सेवा करे, गुरुजनों का सम्मान करे, मित्रों ब्राह्मणों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करे। यदि हम अशोक के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक धम्म से आप क्या समझते हैं तो आप इस प्रकार से अच्छे से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। आप 1-2 बार याद कर लेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेख का क्या महत्व है। तो प्यारे बच्चों मैंने पहले चैप्टर में ये क्वेश्चन बताया था कि अशोक के अभिलेख यानी अभिलेख का क्या महत्व है। तो इसमें भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अशोक के अभिलेख का महत्व बताना है। तो अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो भारत के कोने कोने में बिखरे हुए हैं। इन अभिलेखों का भारत के इतिहास में बड़ा महत्व है। पहला महत्व है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख से हमें सीमांत क्षेत्रों में है। इसकी सहायता से हमें अशोक की साम्राज्यवादी सीमा निश्चित कर सकते हैं, यानी कि अशोक के अभिलेख से हम उसके जो साम्राज्य है उसकी सीमा को निश्चित कर सकते हैं कि अशोक का जो क्षेत्र है, अशोक का जो शासन फैला हुआ था वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये हमें अशोक के अभिलेख से ही पता चलता है। दूसरा ये महत्व है कि उसके अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था, यानी कि बौद्ध धर्म के मानने वाला था अशोक। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अशोक के मिस्र से, सीरिया से, बर्मा से, श्रीलंका के साथ बड़े अच्छे संबंध थे और अशोक के अभिलेखों से मौर्यकालीन कला का भी ज्ञान होता है प्यारे बच्चों। तो ये सब अभिलेख के कारण ही, अभिलेख के द्वारा ही हमें मौर्यकालीन के बारे में, अशोक के बारे में ये सब जानकारी हो पाया है। तो इसीलिए अशोक के अभिलेख का बड़ा महत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या काम किए। तो प्यारे बच्चों अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तन मन धन से अपना काम किए और अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान थे उनका भ्रमण किया, यात्राएं की और बौद्ध धर्म का खूब प्रचार किया और बौद्ध धर्म के प्रचार करने के साथ साथ उनका पालन खुद भी किया। अशोक जो बौद्ध के जो नियम थे वो शिलाओं पर, स्तंभों पर और गुफाओं पर लिखवा दिए और घूम घूम करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया प्यारे बच्चों। तो ये सब काम अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया। तो चलिए अब देखते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए तन मन धन से काम किया। अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थान लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर तथा सारस्वती की यात्राएं की और जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उनका पालन वो खुद भी करते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को शिलाओं पर, स्तंभों पर, गुफाओं पर खुदवाया। उसने अनेक स्तूप भी बनवाए। उसने बौद्ध भिक्षुओं को आर्थिक सहायता भी दी। बौद्ध धर्म की आंतरिक फूट को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में
बौद्ध की तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारकों को भारत के विभिन्न भागों के साथ साथ विदेश में भी भेजा। श्रीलंका में अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी भेजा। इस प्रकार अशोक बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोत लिखे। अभिलेख क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रथम अध्याय में बताया है। तो अभिलेख 4 मौर्यकालीन अभिलेखीय स्रोत लिखना है। तो इसमें पहला है कि 14 वृत्त शिलालेख जो हमें कलसी, सहवाजगढ़ी आदि से मिलता है। उसके बाद है मांस की जो गुर्जर्रा से प्राप्त लघु शिलालेख से हमें मिलता है। तीसरा गिरनार से प्राप्त लघु शिलालेख है। और चौथा जो है लुरिया जो हमें अरारेच से प्राप्त स्तंभ अभिलेख है। प्यारे बच्चों, तो ये मौर्य इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोत है। प्यारे बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। कि मौर्य काल में प्यारे बच्चों कला यानी कि आर्ट एवं स्थापत्य का वर्णन, यानी कि मौर्य साम्राज्य में प्यारे बच्चों कला का क्या स्थान था। तो मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना इस समय के स्तंभ एवं याक्षिणी की मूर्ति है। सांची, सारनाथ आदि जगहों पर मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। इस समय मूर्ति निर्माण में गांधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ है। अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूप तथा विहार का निर्माण करवाया गया था। इस काल में पर्वतों को काटकर गुहा गुहा का भी निर्माण कराया गया था। तो ये सब मौर्य कला का स्थापत्य का प्यारे बच्चों वर्णन है कि मौर्य काल में कला एवं स्थापत्य में था कि स्तंभ एवं याक्षिणी की मूर्ति था, सांची, सारनाथ आदि मौर्यकालीन स्तूप था, मूर्ति का निर्माण था। प्यारे बच्चों 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए, ये सब कला एवं स्थापत्य है। प्यारे बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जो कुछ भी यहाँ पर उसने देखा प्यारे बच्चों उसने इंडिका नामक पुस्तक में लिख दिया। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। उसे सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसे इंडिका नामक पुस्तक में लेखबद्ध किया। उसने भारत का जो विवरण प्रस्तुत किया उसमें उसने भौगोलिक पर्यावरण, भारतीयों के सामाजिक जीवन, उनकी धार्मिक आस्थाओं, राजनीति तथा प्रशासन के बारे में लिखा। प्यारे बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त पर एक टिप्पणी लिखना है, यानी समुद्रगुप्त के बारे में बताना है। तो ये सब मैंने आपको नोट्स वाले क्लास में बताया था कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त का स्थान एक महान विजेता तथा प्रभावशाली सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया है। वह महान योद्धा, साहसी और पराक्रमी शासक था। इतिहासकार बेसेंट ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त का स्थान एक महान विजेता तथा प्रभावशाली सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया है। वह नेपोलियन की तरह ही महान योद्धा, साहसी और पराक्रमी शासक था, इसीलिए समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में मैंने आपको नोट्स वाले क्लास में बताया था। आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाकर देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह एक बहुत बड़ा विजेता था। उसने गुप्त साम्राज्य को
मजबूत बनाया और मालवा, गुजरात और कठियारवाड़ा को अपने क्षेत्र में मिला लिया। उसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से चंद्रगुप्त को अपनी समस्त सेना को शकों के विरुद्ध इकट्ठा करने का अवसर मिल गया। प्रभावती जो थी वो वाकटक राज का एक बहुत प्रभावशाली महारानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय कई नई प्रकार के सिक्के जारी किए। उसने सोने के सिक्के से उसकी शक्ति, व्यक्तित्व और स्थिति का पता चलता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क की उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो प्यारे बच्चों, मैंने कनिष्क के बारे में बताया था कि कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था जो 78 ईस्वी में सम्राट बना एवं 101 ईस्वी तक शासन किया। कनिष्क के सम्राट बनने की तिथि से ही उपलब्धियों का दौर शुरू हो जाता है। शक संवत की शुरुआत उसके गद्दी पर बैठने से की तिथि से मानी जाती है। कनिष्क भारत का पहला शासक था जिसने चीन पर आक्रमण करके उसने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र सिल्क रूट पर कब्जा किया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने अशोक की तरह ही एशिया एवं चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। कनिष्क के संरक्षण में ही कश्मीर के कुंडलवन विहार में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न, सातवाहन राज के बारे में टिप्पणी लिखें। तो सातवाहन राज के बारे में बताना है तो लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन राज की नींव सिमुक ने रखी थी। यह गोदावरी तथा कृष्ण नदी के बीच का क्षेत्र था जिसको अब आंध्र प्रदेश कहा जाता है। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया और पूरे दक्कन पर अपनी संप्रभुता की घोषणा की। इस वंश का एक और प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी भी था जिसने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभिक काल में शासन किया। सातवाहन शासक अपने आप को ब्राह्मण कहते थे और विष्णु मत के अनुयायी थे। वह ब्राह्मणों को खुले दिल से दान देते थे। चलिए अगला प्रश्न में हमको किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों के नाम बताना है। तो प्यारे बच्चों, बताना है दो, लेकिन मैंने इसमें 4 बताया है तो आप कोई 2 इसमें से लिख सकते हैं। ईरन का विष्णु मंदिर है जो हमें सागर मध्य प्रदेश से मिलता है। तिगवा का विष्णु मंदिर है जो जबलपुर मध्य प्रदेश से मिलता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो ललितपुर उत्तर प्रदेश से मिलता है। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है जो रायपुर छत्तीसगढ़ से मिलता है। प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था प्यारे बच्चों कि 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उनके नाम बताना है। तो इनमें शंकु थे, बेताल भट्ट थे, कालिदास जी थे, अमर सिंह थे, धनवंतरी थे, वररुचि थे, उसके बाद वराहमिहिर थे, उसके बाद घटक पर थे और छपनक थे। तो ये 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और इन सभी लोग जो थे ये अपने आप में विशेष थे। हर लोगों के पास अपने अपनी एक विशेषता था जिन विशेषता के कारण इनको 9 रत्न कहा गया है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कुषाण वंश पर टिप्पणी लिखना है। कुषाण वंश के बारे में तो चीन में महान दीवार बनने के कारण हुनों ने अपने पड़ोसी कबीले यूची को पश्चिमी की ओर खदेड़ा। कुषाण इसी यूची कबीले की एक शाखा है। भारत में कुजुल कटफिसस ने कुषाण वंश की स्थापना की। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था जो 78 ईस्वी में सम्राट बना एवं 121 ईस्वी तक शासन किया। अब अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। प्यारे बच्चों, तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक स्कंद गुप्त की 467 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाने वाले कारण निम्नलिखित हैं कि
अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद हुनों के बार बार आक्रमण गुप्त साम्राज्य पर होने से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद व्यापार में गिरावट होने से, पदों का आनुवंशिक होने से और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने से भी गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था प्यारे बच्चों। तो ये था प्यारे बच्चों इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी VVI लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो मैंने आपको करवा दिया है। आप इतना जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसको आप अच्छे से याद कर लें ताकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना छूटे। अगले वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो मैं आपको करवाऊंगा प्यारे बच्चों। सभी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू पॉइंट से VVI है प्यारे बच्चों, तो आपने एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है ताकि आपके हिस्ट्री में कम से कम 90+ नंबर आए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।